गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। नमस्ते। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सब लोग? नमस्ते बेटा, नमस्ते। फाइन, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम बढ़िया, ऑसम। बढ़िया बढ़िया। आई एम ऑल्सो गुड। आई एम ऑल्सो गुड बेटा, आई एम डूइंग फाइन। अरे सार्थक, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो श्रेयस बेटा, लॉग इन कर तो लिया तुमने ऑलरेडी? हो तो सही, तुम दिख तो रहा है तुम्हारा मैसेज। हाँ, लास्ट लेक्चर ऑफ द ईयर, सही बात है। वैसे कोशिश यही है कि ये इस चैप्टर का भी लास्ट लेक्चर ही रहे। इसको आज ही खत्म कर लें हम लोग, इंडिकेटर्स में, है ना? अच्छा, आज काफी मैथ्स पढ़ा तुम लोगों ने, चलो अच्छा है। अब आज केमिस्ट्री पढ़ते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। हर्ष बेटा पलासिया, है ना? अच्छा श्रेयस, तो वो तो देखना पड़ेगा। और मेरे को भी अब इतने डिटेल्स नहीं पता है भाई, लॉगिन वगैरह में क्या तुमको दिक्कत आ रही है। बट हो गया लॉगिन तो अभी ठीक है। चलो अच्छा है, तुम आ गए, ज्वाइन हो गया, है ना? तो भाई कहाँ है जनता, रेडी है क्या? अगर जनता रेडी है तो फिर थोड़ा बात करें भाई, कहाँ पे लेक्चर एंड किया था अपन ने लास्ट क्लास में? ये अच्छा सा मेहनत करके टाइट्रेशन कर्व बनाए थे अपन ने कुछ, है ना? कुछ टाइट्रेशन कर्व बनाए थे अपन लोगों ने। एक बनाया था, ये दूसरा बनाया था, काफी सारे केसेस सॉल्व करके ये वाला कर्व बनाया था। और लास्ट में अपन ने इंडिकेटर्स की हेडिंग लिखी थी और ये इक्विलिब्रियम तक लिख दिया था, है ना? अपन ने लिख दिया था कि एच आई एन जो है वो एक एसिडिक इंडिकेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? हाँ। मृत्युंजय बेटा, ऑफलाइन कब से चालू होगा मुझे नहीं पता यार, लेकिन मैं भी चाह रहा हूँ कि जल्दी, जब भी हो जल्दी हो, है ना? आई ऑल्सो। हाँ, एक पूरा सेशन ऑनलाइन पढ़ाने में मुझे लगा कि यार ऑफलाइन पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है ना? चलो देखेंगे, पता चलेगा भाई कब से ऑफलाइन आ पाते हैं, वील सी। बट ठीक है, जब तक नहीं आ पाते तब तक अपन अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को चालू रखते हैं। इंडिकेटर्स हमने पढ़ना शुरू किया था, यहां तक हमने लिख लिया था। श्रेयस बेटा, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम एसिडिक बफर किस पीएच पे हो सकता है? वो तो पी के ए वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। वो अपन ने लिखा था कि पीएच इज पी के ए -1 से +1। चलो यहां तक लिखा था सब लोगों ने, देख लो भाई। दिस शुड बी द लास्ट लाइन दैट यू रोट इन योर लास्ट लेक्चर। तो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अब। यहीं तक लिखा था सबने? ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। इसके बाद अगली सब हेडिंग जो आपको लिखनी है वो लिखना है सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर फॉर अ टाइट्रेशन। तो कुछ सोच के हम टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर सिलेक्ट करते हैं, लिखो। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर फॉर अ टाइट्रेशन। कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो हम चाहते हैं कि फुलफिल हो। अगर वो फुलफिल होते हैं तो उस क्राइटेरिया से हम इंडिकेटर अगर चूज करें तो वो बेटर इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। तो सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर फॉर अ टाइट्रेशन, है ना? मैं डिक्टेट कर रहा हूं, कुछ पॉइंट्स पहले लिखेंगे, फिर हम इंडिकेटर्स के बारे में लिखेंगे और किस में किसको यूज करेंगे वो लिख के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लो भाई, राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स। There should be a sharp jump near the equivalence point there should be a sharp jump near the equivalence point। तो ये तो हमने देखा कि ये मिल जाता है हमको। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए?
कि this jump should contain the color transition range of the indicator. Should contain the color transition range of the indicator. ठीक है, कलर ट्रांजिशन रेंज कहां से कहां तक वेरी करती है मैं बता देता हूं। इसके नीचे हम लिख लेते हैं। तो अगर किसी इंडिकेटर का इक्विलिब्रियम हमको पता है PKIN, तो उसका कलर ट्रांजिशन रेंज जो है वो PKIN -1 से लेके PKIN +1 के बीच में लाई करेगा। और हमने जो इंडिकेटर लिया था उसका एसिडिक मीडियम में कलर रेड था और बेसिक मीडियम में कलर क्या था, ब्लू था। तो जो कलर ट्रांजिशन रेंज होगी वो होगी PKIN -1 से PKIN +1। दिस इज योर कलर ट्रांजिशन रेंज। ये लिख लो भाई। तो इसका मतलब क्या है कि ये pH की वैल्यू है कि pH इससे कम हुआ तो कलर रेड शो होगा, pH इससे ज्यादा हुआ तो कलर ब्लू शो होगा, और इस pH के अंदर कलर ट्रांजिशन होगा। जैसे मैं भी इसका एग्जांपल भी लिखवा दूंगा तुमको। ये pH वैल्यूज हैं, ठीक है, दीज आर pH वैल्यूज। ये जो आपने लिखी है PKIN -1 से PKIN +1, ये pH वैल्यूज है कि किस pH में कलर ट्रांजिशन होता है। ठीक है, IN इज नॉट फॉर इंडियम हियर, IN इज फॉर इंडिकेटर। ये आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, मैं एक बार और दिखा देता हूं बच्चों ये किसकी बात हो रही है। ये HIN इन इक्विलिब्रियम विद H+ और IN माइनस, ये HIN था। KIN जो है वो इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मैं लिख देता हूं एक बार और उसको यहां पर साइड में कि HIN इन इक्विलिब्रियम विद H+ प्लस IN नेगेटिव का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको हम KIN कह रहे हैं। ठीक है, ये मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। द KIN इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IN नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIN। ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट फॉर द इंडिकेटर। ऑलराइट, इसको इंडिकेटर कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज इंडिकेटर कांस्टेंट, इसको लिख लो। तो दिव्यांश बेटा रेड कलर पेन नहीं है, कोई बात नहीं, तो उसको कुछ और डिजाइन बना लेना, उधर रेड लिख देना, है ना। और अपन कलर ट्रांजिशन रेंज के एग्जांपल भी लिख लेते हैं अभी। लिखा हुआ यहां तक सबने? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ज्यादातर बच्चों ने लिख लिया है, एक दो बच्चों ने नहीं लिखा है। प्रश्न बेटा जल्दी लिखो, तो मैं एग्जांपल लिखवा देता हूं तुमको। वैसे ये इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल अपन ने लिखे भी हैं। विनायक फास्ट लिखता हूं, क्या बात कर रहे हो? नहीं यार, ज्यादा फास्ट नहीं लिखता। बिल्कुल रिडॉक्स में लिखे थे। ओके, लिख लिया सबने? तो दो इंडिकेटर के पीएच रेंज हमने लिखे थे, उनको फिर लिखते हैं और उसमें ये डायग्राम भी बना लेंगे। ठीक है, चलो आई होप अब तक सबने लिख लिया होगा। इसके नीचे एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं अपन।
आपके पास इंडिकेटर है, उसका पीएच रेंज है, उसका एसिडिक मीडियम में कलर और बेसिक मीडियम में कलर। तो दो इंडिकेटर अपने को मेनली यूज करने होते हैं, तो अपन उनके बारे में लिख रहे हैं। यू हैव फिनोल फिलीन, इसको शॉर्ट में अपन पीएच से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा इंडिकेटर अपने पास है मिथाइल ऑरेंज, इसको अपन एमईओएच से रिप्रेजेंट करेंगे। फिनोफ्थलीन का जो पीएच रेंज है वो लगभग आता है 8 से 10 और मिथाइल ऑरेंज का आता है 3.1 से 4.4 तक। एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में वो पिंक होता है। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक मीडियम में रेड होता है और बेसिक मीडियम में येलो कलर्ड होता है। तो आप अगर किसी एक के लिए वो पीएच रेंज, बेसिकली ये उनकी पीएच रेंजेस हो गई, है ना। जैसे अगर मैं मिथाइल ऑरेंज के लिए रेंज बनाना भी चाहूं, इफ आई वांट टू ड्रॉ, आई कैन प्लॉट द रेंज फॉर मिथाइल ऑरेंज। कैसे कि यहां पर अगर मैं पीएच लिखूं 3.1 और यहां पे लिख दूं 4.4, तो इस तरफ जो है मिथाइल ऑरेंज रेड है और इस तरफ मिथाइल ऑरेंज जो है वो येलो है और ये एमईओएच के लिए है, दिस इज फॉर मिथाइल ऑरेंज। और इसके बीच में जो ये पीएच की रेंज है ये इसकी कलर ट्रांजिशन रेंज हो गई। दिस इज योर कलर ट्रांजिशन रेंज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार, जैसे इसका तो अपने को रेंज पता है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये जो हमने लिखा है बच्चों, ये जो रेंज लिखी है थ्योरेटिकल रेंज है। अगर कोई नया इंडिकेटर देते हैं तो उसमें अपन इस तरीके से रेंज निकालते हैं। ये रेंजेस जो अपन ने लिखी है ये फिक्स्ड है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, तो इस पर अपन डायरेक्टली वो नहीं लिखेंगे कि पीकेआईएन -1 से पीकेआईएन +1। ओके, फिर इनको यूज कैसे करना है वो मैं भी बताऊंगा आपको कि इन दोनों इंडिकेटर को अपन कैसे यूज करेंगे टाइट्रेशन के अंदर। श्रेयस कुमार बेटा, मुझे नहीं पता चाइना रोज क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो ये जो पीएच रेंज है ये वो रेंज बता रही है कि किसमें कलर चेंज आता है, कि इससे इसके बीच में अगर आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आता है तो कलर चेंज मिल जाएगा आपको। क्योंकि अपन ने यही बात कही थी कि भाई ये जो जंप है वो कलर ट्रांजिशन रेंज में लाई करना चाहिए ना। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल ही बता दूंगा, इसको लिख लो आप। अरे हाँ हर्षिता, हिबिस्कस को चाइना रोज कहते हैं वो तो मैं समझ गया। वो बोल रहा है कि सर चाइना रोज की रेंज क्या होती है, तो आई डोंट नो व्हाट द रेंज फॉर चाइना रोजेस, है ना, एंड दैट इज नॉट रिलेवेंट राइट हियर, है ना। तो अभी आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ, जिससे हम नए साल में नया चैप्टर स्टार्ट करें। तो लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी नीड टू डू। हाँ बेटा, मीडियम एसिडिक है, लेकिन ये एसिडिक बेसिक का मतलब क्या है इस रेंज के रिलेशन में। ऐसे तो 8 के पहले भी बेसिक ही है, बट इस रेंज के रिलेशन में एसिडिक बेसिक की बात हो रही है कंपैरेटिवली। ओके, तो एसिडिक बेसिक इस तरीके से लिखा हुआ है कि वो तो 4 पॉइंट, इससे तो 8 के पहले भी बेसिक है, 8 से 7 भी बेसिक है, बट इसके किस तरफ, एसिडिक साइड या बेसिक साइड, मतलब इतना तो लॉजिकली समझ सकते हैं अपन। आई डोंट थिंक सो कि दिस शुड बी अ डाउट। चलो लिखा सबने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट था भाई,
बुलेट पॉइंट में, उसमें हमने कलर इंडिकेटर रेंजेस भी लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट, better indicator is one that can change its color near the equivalence point. A better indicator is one which can change its color near the equivalence point. तो आपके पास हो सकता है एक से ज्यादा कलर इंडिकेटर की चॉइसेस हो, तो अगर कभी चूज करना पड़े तो आप कैसे चूज करोगे? तो आपको मान लो पीएच वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है टाइट्रेशन का, और कुछ ऐसा ग्राफ है, तो आपका एक पॉइंट यहां है, दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। और आपके पास दो इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर का पीएच रेंज ये है और दूसरे इंडिकेटर का पीएच रेंज आपके पास ये है, दिस इज योर इंडिकेटर 1 range and this is your indicator 2 range। तो अब इन दोनों में से अगर चूज करना पड़े, वैसे देखोगे तो यूज दोनों को कर पाओगे तुम, क्योंकि ये जो जंप है उसमें इन दोनों की रेंज आ रही है, तो इफेक्टिवली हम यूज तो कर पाएंगे दोनों को। बट बेटर इंडिकेटर अगर पूछा जाए तो 1 और 2 में से बेटर इंडिकेटर इस टाइट्रेशन के लिए कौन सा होगा? विच इज द बेटर इंडिकेटर? सेकेंड है ना, दिस इज अ बेटर इंडिकेटर फॉर दिस, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो इसके कलर ट्रांजिशन रेंज के अंदर लाई कर रहा है। तो अगर हमारे पास चॉइस हो, अगर हो, हमेशा होगी ये जरूरी नहीं है, बट अगर हमारे पास चॉइस हो तो हम वो इंडिकेटर यूज करेंगे जिसका कलर ट्रांजिशन रेंज के अंदर इक्विवेलेंस पॉइंट लाई कर रहा हो। देख बेटा, जो आपका डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, अपन आगे देखेंगे कि ये कलर ट्रांजिशन रेंज का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाला, तो वो भी देख लेंगे। टाइम बचेगा अपने पास तो कोशिश करेंगे कि वो भी अभी देख लें, है ना, इट्स नॉट दैट टफ। लिख लिया? सबने? फिर कोई वापस इस स्लाइड पे तो नहीं बुलाएगा कि सर पीछे आना है? जल्दी करो, जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी। तो अपन अब देखते कि भाई टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 और HCl से करें तो क्या होगा। हाँ दिव्यांश, लिटमस 7 के एग्जैक्ट 7 कह सकते हो, बट एग्जैक्टली 7 जरूरी नहीं है, इट्स क्लोज टू 7 है ना, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 7 पे शो करेगा। ओके चलो, तो अब अपन क्या करते हैं, अपन यूज करके देखते हैं टाइट्रेशन में अलग अलग इंडिकेटर्स को। तो टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 वर्सेस HCl की अगर बात करें तो इसके दो इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे, है ना। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होगा कि आपका जो Na2CO3 है ये HCl से रिएक्ट करके आपको दे देगा NaHCO3 प्लस NaCl। तो Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट है, दिस इज अ बेसिक सॉल्ट, उसको आपने एसिड से रिएक्ट कराया, दिस इज अ बेसिक सॉल्ट, और ये आपका एसिड है,
आपने रिएक्ट करा दिया तो इसने न्यूट्रल सॉल्ट बना लिया और NaHCO3 एक एम्फोटेरिक सॉल्ट बना लिया, है ना। अच्छा, ये जो सॉल्ट बना इसका पीएच 7 से बड़ा होगा या छोटा होगा? है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट, एम्फोटेरिक है बट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। तो इसका पीएच का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, हालांकि अपन ने, याद है क्या फॉर्मूला? बिल्कुल 7 से बड़ा आना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है 7 से बड़ा, बट मोस्ट प्रोबेबली 7 के आसपास या 7 से बड़ा आएगा पीएच। अच्छा ठीक है ना। इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं यहां पर। पीएच का फॉर्मूला अपन लिखा था, पीएच इज इक्वल टू pK1 प्लस pK2/2। ये अपना इसका पीएच का फॉर्मूला था। एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट अगर आपको पीएच चाहिए तो आ जाएगा, क्योंकि एम्फोटेरिक सॉल्ट है ना, दिस इज एम्फोटेरिक सॉल्ट। अच्छा, इसके बाद अगर आप और इसका रिएक्शन कराते हो, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो, तो क्या होगा कि आपके पास जो NaHCO3 आया उसमें आपने HCl अगर डाला तो ये बनाएगा H2CO3 और NaCl। तो अगेन दिस इज एम्फोटेरिक सॉल्ट। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वीक एसिड बनाता है और न्यूट्रल सॉल्ट दे देता है। बेसिकली जब भी आपके पास वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को डिस्प्लेस करता जाएगा, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट दे देगा। इसका जो पीएच आएगा वो <7 आएगा, और इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ लिखोगे भी तो आएगा √Ka1 × C। याद हो अगर सबको तो इसका इक्विलिब्रियम लिखते थे, पहले का कंट्रीब्यूशन लेते थे, सेकंड का कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर देते थे। पॉलीप्रोटिक एसिड्स का डिसोसिएशन पढ़ा था अपन ने, है ना। बिल्कुल, तो यहां तक लिखो। मैं इन दोनों इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए आपको इंडिकेटर भी बताता हूं कि किसके लिए क्या इंडिकेटर यूज करेंगे। लिखा सबने? तो बेटा जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है वो बेसिक रीजन में लाई कर रहा है, दिस इज इन बेसिक रीजन। तो अगर आपको Na2CO3 का सिर्फ फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पता करना हो, सिर्फ फर्स्ट, तो आप मिथाइल ऑरेंज लोगे या फिनोल्फथलीन लोगे? कौन सा इंडिकेटर लोगे? फिनोल्फथलीन, बिल्कुल। इन बेसिक रीजन देयरफॉर फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। अभी मैं आपको इस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एक बार अपन थ्योरी लिख लें। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट अगर आपको पता करना है Na2CO3 का, तो आप फिनोल्फथलीन इंडिकेटर लेते हो, क्योंकि फिनोल्फथलीन इंडिकेटर क्या करेगा कि बेसिक मीडियम से कम बेसिक में जा रहा है, और इसका जो कलर ट्रांजिशन रेंज है वो 8 से 10 है। तो ज्यादा बेसिक से कम बेसिक पे जाओगे तो इसमें कलर चेंज आने लगेगा। तो इसका कलर चेंज जो है वो आपको पहला इक्विवेलेंस पॉइंट दे देगा। अच्छा, लेकिन आपको नहीं, हमको तो सर पूरा टाइट्रेशन कराना है कंप्लीट, हमको तो H2CO3 तक जाना है। तो H2CO3 तक जाने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे तुम? ये एसिडिक मीडियम है, ये इन एसिडिक रीजन आएगा सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे? मिथाइल ऑरेंज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देयरफॉर MEOH इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर।
लिखा सब लोगों ने? तो इसके नीचे मैं एक स्टेटमेंट और लिखवा देता हूं, रिएक्शन लिखवा देता हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे ना। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। हाँ हाँ लिख लो लिख लो। नहीं नहीं जानिए बेटा, मिथाइल ऑरेंज इज नॉट CH3OH, है ना, बड़ा लंबा सा मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, 2 बेंजीन रिंग होती है उसमें, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो इट्स नॉट CH3OH, है ना। लिखा सबने? अब तक तो लिख लिया होगा आई गेस। सार्थक बेटा हो गया तुम्हारा? ठीक है, बिल्कुल रीजन से अपन डिसाइड करते हैं कौन सा इंडिकेटर लेना है अपने को, है ना। तो कौन सा एंड पॉइंट किस रीजन में लाई कर रहा है उससे पर इंडिकेटर डिसाइड करते हैं। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट और लिखवा देता हूं फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के बारे में, और थोड़ा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं फिर अपन। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख लो कि फिनोल्फथालीन as an indicator can be used in titrations of strong acid and strong base or in case of Na2CO3 to achieve first equivalence point. That is Na2CO3 plus HCl giving you NaHCO3 plus NaCl, या अपन HCl भी नहीं लिखते, अपन स्ट्रॉन्ग एसिड लिख देते हैं, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग यू NaHCO3 प्लस सॉल्ट, है ना, जनरल लिख देते हैं यहां तक। और मिथाइल ऑरेंज के लिए MuH as an indicator also can be used in titrations of strong acid and strong base and in the case of Na2CO3 to achieve the end point of complete reaction। इसमें क्या होगा कि Na2CO3 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग यू, रुको अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, 2CO3 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग यू NaHCO3 प्लस सॉल्ट, और अगले स्टेप में NaHCO3 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग यू H2CO3 प्लस सॉल्ट, या इसको कंबाइन करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो Na2CO3 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग यू H2CO3 प्लस सॉल्ट। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो दोनों Na को रिप्लेस करके H2CO3 वाले एंड पॉइंट तक पहुंचाएगा, और फिनोल्फथालीन सिर्फ एक H+ के रिप्लेसमेंट पर काम करेगा, है ना। तो यहां पहले वाले में 1H+ रिप्लेस्ड, 1H+ रिप्लेस्ड, और यहां पर बोथ H+ रिप्लेस्ड।
एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपन रेंज कैसे आई वो भी देख लेंगे, और फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लिख लो जल्दी। गुड प्रखर बेटा, गुड। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्वेश्चंस करते हैं अपन। तो फिर एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर वो पीएच रेंज डिराइव कर लेंगे कि वो रेंज कैसे आती है, फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। रिटन बाय एवरीवन। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन, और धीरे धीरे अपन फिर क्वेश्चंस की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। लिखो पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3। कैलकुलेट द equivalent weight of Na2CO3 when it is titrated against HCl. When it is titrated against HCl using number 1 phenolphthalein indicator, second MEOH indicator। बताओ भाई क्या होगा। और आई होप कि तुमको सोडियम कार्बन ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट्स याद हैं। तो बताओ भाई, एन फैक्टर बता दो सबसे पहले तो मेरे को कि एन फैक्टर कितना लिखोगे। अगर एन फैक्टर निकाल लोगे तो यार पैकर नहीं, मैंने लिख दिया कि फिर कोई पूछ लेगा तो इसीलिए, है ना। वैसे तो पेपर में वेट्स प्रोवाइडेड रहते हैं, जेई के पेपर में तो दिए रहेंगे एटॉमिक वेट्स। हाँ भाई, एन फैक्टर पहले केस में, दूसरे केस में ये बता दोगे तो काम तो आधे से ज्यादा हो ही गया। मतलब मेन तो यही है। पहले केस में एन फैक्टर कितना है? 1। वेरी गुड। किसका निकाल रहे हो? HCl का निकाल रहे हो कि Na2CO3? किसका एन फैक्टर लिख रहे हो तुम? तुम किसका लिख रहे हो? मतलब HCl का हो सकता है, हो ये, लेकिन तुम्हें चाहिए किसका एन फैक्टर? Na2CO3 का। बिल्कुल। यहां पे एन फैक्टर क्या आएगा सेकंड केस में? 2। बिल्कुल। Therefore equivalent weight of Na2CO3 is equals to मोलर मास बाय 1। कितना है भाई मोलर मास? कितना है मोलर मास Na2CO3 का? एक ने जवाब दिया है बस अभी तक। 2। चलो अब लोगों के रिप्लाई आना शुरू हुए हैं। तो श्रेयस, असित, श्रवणी, क्रिस, स्वप्निल, प्रखर और ईशान गड़बड़ है बेटा। 106 आएगा वेट अपॉन 1, तो आंसर आ जाएगा 106। सेकंड केस में क्या आएगा भाई? कितना आएगा? 53। बिल्कुल। 106/2 विच विल बी 53। तो अब क्या हो गया कि एन फैक्टर क्या आएगा वो आपको इससे डिसाइड करना पड़ेगा कि इंडिकेटर कौन सा है, क्योंकि इंडिकेटर के हिसाब से रिएक्शन का एंड पॉइंट डिसाइड हो रहा है। कौन सा इंडिकेटर लोगे वो उस एंड पॉइंट को इंडिकेट करेगा। तो फिनोफ्थलीन पहले एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है और मिथाइल ऑरेंज सेकेंड एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है।
ठीक है, और एक क्वेश्चन करें भाई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास, फिर तो कोई वापस नहीं बुलाने वाला, बहुत ही सिंपल है ये तो। चलो, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा लिखना लंबा होगा, बट मुझे लगता नहीं कि सॉल्यूशन में ज्यादा मेहनत लगनी चाहिए, थोड़ा दिमाग जरूर लगेगा। लिखो, x ml of 0.01 normal HCl are required for titration. x ml of 0.01 normal HCl are required for titration against a mixture of NaOH and Na2CO3. For titration of a mixture of NaOH and Na2CO3 using pH as an indicator. Using pH indicator. Full stop. When the color changed from pink to colorless, when the color changed from pink to colorless, comma, few drops of MAOH indicator were added. MEOH indicator were added and the titration was continued. And the titration was continued. Full stop. Additional YML of 0.01 normal HCl was required. Additional 0.01 normal YML of 0.01 normal HCl was required to complete the titration. To complete the titration, comma, then which of the following values of X and Y are possible? Your options are A 36 and 63 ml, B 120 and 140 ml, C 148 and 54 ml, या फिर D any of the above. लिखो पूरा, फिर बताओ क्या आएगा। लास्ट स्लाइड स्वप्निल, अच्छा मैं लास्ट टू लास्ट स्लाइड, रुक जाओ एक सेकंड, ये लिख ले सब लोग, फिर मैं ओपन कर दूंगा लास्ट टू लास्ट स्लाइड।
सो हम डी तो कर ही सकते हैं। अच्छा, तो मैंने की वजह से कर रहे हो? चलो तो मैं उसको ऑल ऑफ दी अबव कर देता हूं। तो मैं एनी में से कहोगे कि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो वो एनी मतलब तीनों में से कोई भी वैल्यू सही है, यानी कि तीनों सही हो सकती हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव आर पॉसिबल, ऐसा लिख लो, है ना। ठीक है, तो वो टेक्निकल लैंग्वेज एडवांटेज नहीं रहेगा कि सर वो तो कह ही सकते हैं कि इनमें से कोई तो होगा ही। तो इनमें से कोई होगा नहीं कह रहे, हम कैसे कि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब कहने का मतलब कि तीनों वैल्यू सही हो सकती हैं। तो उसको अपन ने ऐसे लिख दिया कि ऑल ऑफ दी अबव आर पॉसिबल। तो बताओ भाई क्लास, कुछ लॉजिक वॉजिक समझाओ मेरे को सवाल का। अच्छा ये बताओ, ये लिख लिया क्या? तो मैं वो स्वप्निल को लास्ट टू लास्ट स्लाइड दिखा दूं। लिख लिया? ठीक है, ये लास्ट टू लास्ट स्लाइड लो स्वप्निल, जल्दी से देख लो। नहीं नहीं श्रेयस बेटा, एनएच की जगह एचसीएल क्यों होना चाहिए, ये बताओ। क्या लॉजिक है तुम्हारा एनएच की जगह एचसीएल होने का? कोई लॉजिक बताओगे? हाँ, तो बेस प्लस बेस होंगे तभी तो रिएक्ट नहीं करेंगे। एसिड और बेस का मिक्सचर लेगे तो आपस में नहीं रिएक्ट कर लेगा, कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, देखो लिख लिया, देख लिया क्या बेटा स्वप्निल? हाँ ठीक है। हाँ भाई क्लास, ये लिख लिया कि सवाल लिखा के सबने? चलो मैं तुमसे एक सवाल उसके बाद थोड़ा पार्ट क्वेश्चन पूछता हूँ तो शायद आंसर आ जाए। ठीक है, देखो भाई तुम मुझे ये बताओ कि जब तुमने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर लिया तो तुम्हारे पास क्या क्या था? NaOH था और Na2CO3 था, है ना। और इसमें HCl डालोगे तो ये तुमको न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये NaHCO3 तक चला जाएगा। यही होगा पीएच इंडिकेटर पर रिएक्शन। हाँ या ना, बस इतने का जवाब देते, यही होगा। ठीक है, तो यहां तुमको दोनों से रिएक्ट करने के लिए जो टोटल HCl लग रहा है, ये लग रहा है XML, ऑल राइट। और फिर जब तुम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हो तो तुम्हारे पास NaHCO3 ऑलरेडी है, क्योंकि तुमने बोला है कि इसके बाद मिथाइल ऑरेंज डाला, यही बोला ना सवाल ने कि पिंक टू कलरलेस आने के बाद, इसका काम होने के बाद हमने मिथाइल ऑरेंज डाला, यही बोला ना। हाँ या ना, देख लो भाई। तो इसको कंप्लीट होने के बाद मिथाइल ऑरेंज डाला है, तो अगला कलर चेंज कब होगा? जब NaHCO3 और HCl रिएक्ट करके क्या दे दे? Na2CO3। तो यहां YML लगेगा, ये यही बोला है ना। सवाल ने यही बोला है तुमसे। तो इक्विवेलेंस बराबर कर सकते हो कि इक्विवेलेंस ऑफ NaOH n फैक्टर 1 लेना, इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 n फैक्टर 1 लेना इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl। लेकिन डेटा ही नहीं है तुम्हारे पास, किसका वॉल्यूम कितना है, इसके मोलारिटी कितना है, वो नहीं है तुम्हारे पास, ऑल राइट। यहां भी लिख सकते हो कि इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3 इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl, लेकिन यहां भी डेटा नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझे ये देख के बता सकते हो कि X बड़ा होगा या Y बड़ा होगा, किसमें वॉल्यूम ज्यादा लगी होगी HCl की? यहां ज्यादा लगेगा HCl के, यहां ज्यादा लगेगा? ऑब्वियस ही बात है, X में ज्यादा लगेगा, है ना। ये बात समझ आ रही है कि भाई XML को क्या करना है? इसको न्यूट्रलाइज करना है प्लस इसको न्यूट्रलाइज करना है, दो को करना है ना उसको न्यूट्रलाइज। X is required to neutralize equivalents of Na2CO3 plus equivalents of NaOH। तो सुनो, इसके इक्विवेलेंट अगर मैं E1 मान लूं और इसके E2 मान लूं, तो यहाँ HCl कितना लगना चाहिए? E1 प्लस E2। सुनना जरा बात को ध्यान से, अगर इसके इक्विवेलेंट E1 और इसके E2 मान लूं तो HCl आपको E1 प्लस E2 इक्विवेलेंट के बराबर लगेगा, हाँ या ना। अच्छा, अगर मैंने इसको E1 और इसको E2 माना है तो इसके इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? E2 होंगे, हाँ या ना। NaHCO3 के इक्विवेलेंट्स E2 होंगे या नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि इसका भी n फैक्टर 1 है, इसका भी n फैक्टर 1 है। जितना ये
होगा उतने इक्विवेलेंट ये बनेगा। तो यहां पर y के लिए कितना चाहिए तुमको इक्विवेलेंट? सिर्फ E2। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, E2 बड़ी है या E1 प्लस E2 बड़ी है, कौन सी बड़ी है? x। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि x शुड बी ग्रेटर देन y। कितने ऑप्शन में x ग्रेटर देन y है भाई? हाउ मेनी ऑप्शंस हैव x ग्रेटर देन y? C। तो आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी थी, आपको सिर्फ ये समझना था कि x शुड बी ग्रेटर देन y, बस। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीडेड टू अंडरस्टैंड। लॉजिक बस यही लगाना था आपको कि HCl को जो वॉल्यूम लग रहा है वो कहां ज्यादा लग रहा है, पहले इंडिकेटर के साथ ज्यादा लग रहा है या दूसरे इंडिकेटर के साथ ज्यादा लग रहा है। तो बस इतनी सी बात थी, है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड भी करवा दूंगा, मगर समझ में आया ना? मुझे लगा था कि कोई तो बोलेगा कि सर फिर से समझा दो। तो कुछ लोगों को अच्छे से समझ में आ गया और एक दो लोगों को फिर से सुनना है, तो इसको लिख लो या तुम आंसर मार्क कर लो, मैं समझा देता हूं एक बार और शॉर्ट में, क्योंकि अभी आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसे ही रहेंगे, सिमिलर लॉजिक बेस्ड। बिल्कुल, वो ऑप्शन ऐसे दिया है तुमको, है ना। बेटा देव, H2CO3 जो है वो NaCl से रिएक्ट करेगा ही नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट कह रहे हो, हाँ ये प्रोडक्ट, सॉरी ये प्रोडक्ट H2CO3 होगा, ये तुमने सही कहा। दिस प्रोडक्ट विल बी H2CO3। हाँ, प्रोडक्ट H2CO3 होगा, वो सही बात है। नहीं लाभांश बेटा, सही तो है, एसिडिक में तो कलरलेस है। देख यहां पे पिंक था, यहां क्या हो गया, कलरलेस हो गया। ये ज्यादा बेसिक है ना, ये उसकी जगह एसिडिक की तरफ है। तो वो रिलेटिव बात है कि एसिडिक बेसिक मीडियम जब ज्यादा होता है तो पिंक कलर शो करता है, और जब एसिडिक की तरफ आ जाता है, 8 से कम हो जाता है, तो कलरलेस की तरफ आ जाता है। ठीक है, ओके। मैं एक बार और जल्दी से बता देता हूं बेटा, देख सुनो इस बात को, अपन ने क्या किया। आपने जब टाइट्रेशन कराना शुरू किया, सुनो इस बात को जल्दी से, NaHCO3 था और Ne2CO3 था, और इसमें pH इंडिकेटर था, तो आपके पास कलर था पिंक। आपने ऊपर से HCl डालना शुरू किया। सुनो इस बात को, इसकी मोल नॉर्मेलिटी है आपके पास 0.01, है ना। इसकी मोलैरिटी मान लेते हैं M1 और इसकी मोलैरिटी मान लेते हैं M2, और टोटल वॉल्यूम, इसमें तो दिक्कत नहीं किसी को मानने में वैल्यूज को। तो देखो यहां हम लिखेंगे, जब पहला फिनोफ्थलीन इंडिकेटर था तो इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3। तो इक्विवेलेंस ऑफ HCl आएंगे 0, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। इधर आएंगे M1 V1 n फैक्टर 1 प्लस M2 V2 n फैक्टर 2। नॉर्मेलिटी 0.01 इंटू वॉल्यूम आपकी x है, इज इक्वल टू, यहां पे मोलारिटी M1 है, जो भी होगी हमें नहीं पता, है ना। मैंने अभी पिछली बार लॉजिक से बताया था, भी सिर्फ उससे मतलब वॉल्यूम भी है, n फैक्टर 1 है। मोलारिटी M2, वॉल्यूम भी n फैक्टर 1 है। ये n फैक्टर 1 और 1 समझ में आते हैं, क्योंकि रिएक्शन Na2CO3 से NaHCO3 तक जा रही है, तो इसका n फैक्टर 1 है, इसमें तो दिक्कत नहीं किसी को। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, देखो ठीक है ना। लॉजिक भी समझा दूंगा, मैंने नंबर्स के हिसाब से भी लिख दिया। अब आपने क्या किया, ये हो गया काम। तो इसके बाद ये सॉल्यूशन में क्या बचा आपके पास, NaCl और NaHCO3 बचा, और ये कलरलेस हो गया। अच्छा, इसकी मोलैरिटी M1 होगी, ये M1 नहीं होगी, चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम ऐड कर दी तो इसके
मोल इक्विवेलेंट्स जब लिखोगे तो इसके इक्विवेलेंट अभी भी m1 इंटू वी इंटू 1 रहेंगे, हाँ या ना? मैं मोलारिटी m1 नहीं लिख सकता कि मोलारिटी बदल जाएगी, बट इक्विवेलेंट जितने इसके दे उतने इसके बनेंगे, हाँ या ना क्लास? सिर्फ एक बच्चे का हाँ मिला है मेरे को अभी तक, ठीक है। अब आपने क्या किया इसमें, आपने डाल दिया मिथाइल ऑरेंज और आप डाल रहे हो HCl 0.01 नॉर्मल। तो बेटा NaCl रिएक्ट करेगा क्या HCl से, ये बताओ। NaCl HCl से रिएक्ट करेगा क्या? नहीं रिएक्ट करेगा, है ना? हाँ, यहाँ M2 लिखना है, सही बात है, अच्छा याद दिला दी, M2 था। तो अब हम यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा कि इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3, इसके इक्विवेलेंट 0.01 नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, y बोला था इधर, y बोला था क्वेश्चन में वॉल्यूम में, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से। और इधर मैं लिख देता हूं इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3, तो वो उठा के रख देता हूं मैं वैल्यू M2 इंटू वी इंटू 1। तो बेटा x है M2 इंटू वी इंटू 1 प्लस समथिंग डिवाइड बाय 0.01 और y है M2 इंटू वी डिवाइड बाय 0.01, कौन बड़ा होगा? x, बिल्कुल, है ना? और बहुत लॉजिकली, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत लॉजिकल सी बात है, सुनना इस बात को कि पहले केस में आपको HCl कब किस किस का न्यूट्रलाइज करने को चाहिए, NaOH और Na2CO3, और दोनों का n फैक्टर 1 है, तो इसके मोल्स 1, मतलब कुछ भी मान लो M1 और इसके M2 मान लो मोल्स, तो क्या होगा, HCl जो है दोनों के मोल्स न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए। सेकंड केस में जब आप ले रहे हो तो NaOH तो कंज्यूम हो चुका, NaCl बन गया, अब HCl सिर्फ किसको न्यूट्रलाइज करने को चाहिए, NaHCO3 के लिए। तो NaHCO3 के मोल्स और Na2CO3 के मोल्स तो बराबर ही रहेंगे ना भाई, इसके अगर 10 मोल थे तो इसके भी 10 मोल थे, तो HCl 10 मोल इसको न्यूट्रलाइज करेगा, प्लस इसका जो भी मोल होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसके लिए आएगी वैल्यू x, और यहां 10 मोल के लिए वैल्यू y, तो ऑब्वियसली बात है कि x इज ग्रेटर देन y, है ना? इतना मतलब अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, ये लॉजिकली आ जाएगा। बात समझ में आई सबको? दिस शुड बी क्लियर, ठीक है। अपन एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन इंडिकेटर्स के वो कलर ट्रांजिशन वाली बात और कर लेते हैं, है ना? चलो, ये मत लिखो, जरूरत नहीं है लिखने की। नहीं लाभांश बेटा, तो देख pH लेस देन 7 पे तो कलरलेस आएगा ही ना, कैसी बात कर रहा है? तुमको बोला था pH लेस देन 7 पे कलरलेस है, तो pH लेस देन 7 पे तो कलरलेस होगा ही ना भाई। दिस इज pH लेस देन 8 पर कलरलेस है, तो pH लेस देन 7 पर भी कलरलेस होगा। दिस इज ट्रू, इसमें गलती नहीं है, बस में ये था कि तुम्हें 7 से 8 में नहीं बोला था, बस इतनी सी बात है, ठीक है? ओके भाई, जनता बढ़े आगे, सवाल करें यार जल्दी, एक दो सवाल करने अपने को, आ जाओ आ जाओ, लिखो अगला सवाल। इस बार थोड़ा नंबर्स पे बात करते हैं, लिखो लिखो। 100 ml mixture of Na2CO3 and NaHCO3, 100 ml mixture of Na2CO3 and NaHCO3 required, नहीं, is titrated against 1 molar HCl, is titrated against 1 molar HCl, full stop, if V1 liters and V2 liters are consumed, and V2 liters are
consumed when phenolphthalein and methyl orange are used as indicators respectively. Are used as indicators respectively. अच्छा, ये V1 V2 किसकी वॉल्यूम है भाई? कौन से सॉल्यूशन की वॉल्यूम है ये? पहले तो ये बता दो, यहां तक HCl की है ना? बिल्कुल, HCl की वॉल्यूम्स दी हैं respectively in two separate titrations. In two separate titrations. तो दो अलग अलग titrations यूज कर रहे हैं अपन ने ना. Then which of the following is slash R true? तो तुम्हें ऑप्शंस दे रखे हैं. Molarity of Na2CO3 is equals to 10 into V2 plus V1. B. Molarity of Na2CO3 is 10 V1. C. Molarity of NaHCO3 is equals to 10 into V2 minus V1, or D. Molarity of NaHCO3 is equal to 20 into V2 minus V1. ये क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं कैसे करेंगे. लिखो भाई, फिर अपन करते हैं इसको, और इसके बाद वो पीएच की रेंज कैसे आती है वो भी निकाल लेंगे. मल्टीपल करेक्ट देख लेंगे, एक तो डेफिनेटली करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस देखेंगे करेक्ट होगा या नहीं. वी विल सी. मतलब एटलीस्ट सॉल्व फॉर Na2CO3 NaHCO3 वाला तुम करके देख लेना. Na2CO3 तो एटलीस्ट सॉल्व करके दो मेरे को, कितना आएगा. देखते हैं प्रियल बेटा, मुझे थोड़ा डाउट है तुम्हारे आंसर पे. अभिजीत, तुमने सॉल्व नहीं किया ना? अच्छा, सवाल लिख लो, मैं कुछ बातें डिस्कस कर लूं, उसके बाद आपसे आंसर पूछूंगा. सवाल लिखा के सबने पहले ही बता दो मेरे को. जस्ट टेल मी कि हैज एवरीवन रिटन द क्वेश्चन. ठीक है, तो लेट्स डिकोड द क्वेश्चन. देखो बच्चों, सवाल समझ में आएगा तो आंसर आएगा, सवाल समझ में नहीं आया तो अगर आंसर आ भी गया तो वो महज एक तुक्का है. एग्जैक्टली तुक्का ना हो, बट इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट, कि आपने कुछ सोच के कुछ कर लिया और वो सही बैठ गया. सवाल समझ में नहीं आया तो मतलब आंसर कैसे आ गया. तो सवाल समझते हैं भाई. देखो, तुम्हें वॉल्यूम दे दी Na2CO3 और NaHCO3 का 100 ml सॉल्यूशन है. एक की मोलैरिटी M1 मान लेंगे, दूसरे की M2 मान लेंगे, क्योंकि उनकी मोलैरिटी पे सवाल पूछा है ना. इसकी M1 मान लेंगे, इसकी M2 मान लेंगे. इसका टाइट्रेशन कराया और बोला कि V1 लीटर जो है, V1 लीटर तो मैं जरूरत पड़ रही किसके साथ? फिनोफ्थलीन के साथ. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, V1 लीटर पर तुम्हारा क्या होगा? Na2CO3 किस में कन्वर्ट होगा? किस में कन्वर्ट होगा? NaHCO3 में. अच्छा, NaHCO3 कुछ में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं, ये किसी में कन्वर्ट नहीं होगा भाई. फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, फिनोफ्थलीन का कलर चेंज हो जाता है जब NaHCO3 बन जाता है. तो NaHCO3 का कुछ नहीं होगा यहां.
ये बात समझ आ रही है? पहले ये रिएक्ट करेगा, NaHC3 तक पहुंचेगा, यहां पे कलर चेंज हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि फिनोफ्थलीन तो इसका कलर चेंज शो पे आता ही नहीं ना, NaHC3 पे तो एंड पॉइंट आ जाता है ना। दूसरे में तुमने क्या किया, V2 लीटर लिया, तो Na2CO3 कहां तक जाएगा, Na2CO3 कहां तक जाएगा, H2CO3 तक, बिल्कुल। और NaHCO3 कहां तक जाएगा, H2CO3 तक, बिल्कुल, है ना। ये समझने वाली बात है, बाकी मैं भी इसको डिटेल में समझा देता हूं, बट इन शॉर्ट क्वेश्चन की जिस्ट ये है कि भाई HCl यहां पर सिर्फ यहीं तक पहुंचाने के लिए काम आएगा, और यहां पर जो है दोनों को H2CO3 में कन्वर्ट करने के काम आएगा, क्योंकि इंडिकेटर्स में अपन ने लिखा था कि फिनोफ्थलीन जो है Na2CO3 को सिर्फ NaHCO3 तक ही कन्वर्ट कर पाता है, उसके आगे कन्वर्जन नहीं कर पाता, वो यहां पर कलर चेंज शो कर देता है। तो NaHCO3 को क्या कन्वर्ट करेगा, जब वो यही रुक जाएगा तो ये NaHCO3 को तो कुछ करेगा ही नहीं। तो ये तो पक्की बात है कि V2 ग्रेटर देन V1 है, ये तो पक्का है कि V2 ग्रेटर देन V1 आएगा, लेकिन वो अपने से पूछा नहीं है ना। ये हम बता सकते हैं V2 ग्रेटर देन V1 है। अच्छा, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं। आई एम होपिंग के क्वेश्चन हमने लिख लिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं कि आगे कैसे लिखना है। सुनो सॉल्यूशन, सुनना बात को। सॉल्यूशन, आपने माना कि Na2CO3 की मोलारिटी जो है वो M1 है और NaHCO3 की मोलारिटी जो है वो M2 है। HCl जो है इसकी मोलारिटी 1 है। अच्छा, पहला केस pH इंडिकेटर, तो pH इंडिकेटर क्या करेगा, Na2CO3 की रिएक्शन HCl के साथ कहां तक कराएगा, NaHCO3 तक, हाँ या ना। क्या इसकी आगे की रिएक्शन करवाता है क्या वो फिनोफ्थलीन, नहीं कराता है ना, नहीं कराता। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट तक ही जाएगा। तो किस किस के इक्विवेलेंट बराबर करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ किस किस के इक्वल करने हैं, किस किस के इक्वल करने हैं बेटा, बताओ बताओ जल्दी। दो ही तो चीजें हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही है, Na2CO3 और HCl। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। तो इसकी मोलारिटी कितनी ली है, M1, इनटू वॉल्यूम कितनी है भाई, इसकी वॉल्यूम कितनी थी, 0.1 लीटर थी या नहीं थी, 100 ml। बिल्कुल, तो वॉल्यूम इज 0.1 लीटर्स इनटू एन फैक्टर क्या है इसमें, एन फैक्टर क्या है Na2CO3 का, 1 इज इक्वल टू HCl की बात करते हैं भाई। HCl की वॉल्यूम कितनी है पहले केस के लिए, वॉल्यूम ऑफ HCl कितनी दे रखी है, V1, बिल्कुल। तो मोलारिटी 1 है, वॉल्यूम V1 है, और इन फैक्टर कितना है, 1। की वैल्यू कितनी आ गई, V1 आ गई भाई। नहीं बेटा हर्ष, दोनों की सेपरेट वॉल्यूम 100 नहीं है, टोटल सॉल्यूशन की 100 है। क्वेश्चन में देखो मिक्सचर दिया ना Na2CO3 और NaHCO3 का, तो एक ऑप्शन तो आ गया अपना। अगर सिंगल करेक्ट है तो सवाल यही खत्म हो जाता है ना। सेकंड वाला भी मैं बता देता हूं कि अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। हालांकि मैं चाह रहा था कि सेकंड खुद से कर लेते तुम, ठीक है। ये नोट कर लिया क्या सबने,
मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी बता देता हूं मैं एक बार क्विकली। डन बाय एवरीवन। विनायक नहीं किया, जल्दी करो बेटा। विनायक ऐसे कैसे चलेगा, जल्दी करो, आज ही खत्म करेंगे इस चैप्टर को। लिख लिया सबने? नहीं लिखा तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अगली स्लाइड पे आ रहे हैं अपन। सेकंड केस, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, MEOH इंडिकेटर में आपका Na2CO3 gives you H2CO3, है ना। दोनों स्टेप न्यूट्रलाइज कर देता है, फाइनली यहां पहुंचा देता है। और NaHCO3 HCl दे देगा, H2CO3 प्लस NaCl। इसकी मोलारिटी M1, N फैक्टर 2, इसकी मोलारिटी M2, N फैक्टर 1। Therefore, equivalence of HCl is equal to equivalence of Na2CO3 plus equivalence of NaHCO3। अब वैल्यूज रखो जरा, कितनी कितनी वैल्यूज रखनी है रखो। हाँ भाई क्लास, तो इक्विवेलेंस ऑफ HCl में वॉल्यूम कितनी दी थी? M इंटू V इंटू N फैक्टर इज इक्वल्स टू M1 इंटू वॉल्यूम 0.1 इंटू N फैक्टर 2 प्लस यहां पे क्या था, M2 इंटू 0.1 इंटू 1। तो यहां पे इसकी मोलारिटी 1 है। वॉल्यूम कितनी दी थी भाई, जल्दी बताओ। V2 दी थी, है ना। हाँ, N फैक्टर 1 है। अच्छा, M1 की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, कितना था? 10V1 था, 10V1 था। तो इसको 10V1 रख देते हैं, तो 10 इंटू 0.1 इंटू 2, तो ये 2V1 हो जाएगा, प्लस M2 बाय 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो M2 आ जाएगा V2 माइनस 2V1 इंटू 10। तो ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स का काम बस ये है कि वो तुमको ये बताएंगे कि रिएक्शन क्या होनी है। बाकी इक्विवेलेंस वाला काम तो अपन रिडॉक्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑल राइट, ठीक है। हाँ बेटा दिव्यांश, 100 ml टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी। तो बेटा तू इसके मोल्स लिखेगा तो कैसे लिखेगा बता ना मेरे को। ये वॉल्यूम इसकी भी 100 ml है और इसकी भी 100 ml है। इसके मोल्स लिखने के लिए मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, इसकी भी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेगा। वॉल्यूम तो 100 ml ही रहेगी ना, कि वॉल्यूम भी बांट देगा तू। एक सॉल्यूशन में तूने शक्कर भी डाल रखी, नमक भी डाल रखा है, तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए उतनी रहेगी ना बेटा। हाँ, दिस इज डबल टाइट्रेशन बेसिकली। हाँ, ये डबल टाइट्रेशन है भाई, ये डबल टाइट्रेशन है।
तो टाइट्रेशन में इतने क्वेश्चन कराने थे, जाते जाते एक चीज और बता देता हूं, देव ने पूछ लिया था तो मैं वो चीज और बता देता हूं कि जो पीएच रेंज आती है वो कैसे आएगी, है ना। चलो लिख लिया जल्दी, लास्ट चीज और कर लें, पीएच रेंज निकाल लें, वो पीएच ट्रांजिशन रेंज कैसे आती है, 2 मिनट लगेंगे फटाफट। बिल्कुल, तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन टाइप लिख लेते हैं, कैलकुलेट द कलर ट्रांजिशन रेंज फॉर HIN इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस IN नेगेटिव। ये अपना रेड था, ये अपना ब्लू था, और इसका इक्विलिब्रियम था KIN, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। तो फॉर इफेक्टिव रेड कलर, फॉर इफेक्टिव रेड कलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIN जो है, जो रेड है, वो टोटल कॉन्सेंट्रेशन का मोर देन 90% होना चाहिए, है ना। भाई देखो, अगर दोनों चीजें होंगी तो आपको रेड और ब्लू का मिक्स कलर दिखेगा, हाँ या ना, ये बता दो, दिखेगा ना। तो रेड कलर इफेक्टिव दिखने के लिए आपको क्या चाहिए कि रेड वाला पोर्शन लगभग 90% से ज्यादा हो। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि HIN अपॉन HIN प्लस IN नेगेटिव शुड बी ग्रेटर देन 9/10। 90% को 9/10 लिख सकते हैं जब नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको इन्वर्स कर देते हैं ना, लेट्स इन्वर्स। तो इन्वर्स करोगे तो आएगा 1 प्लस IN नेगेटिव अपॉन HIN शुड बी लेस देन 10/9, और यहां से आपको मिल जाएगा कि IN नेगेटिव अपॉन HIN शुड बी लेस देन 1/9। तो इसको अपन अप्रोक्स कर लेते हैं जिससे अपना काम आ जाएगा। IN नेगेटिव अपॉन HIN should be less than 1/10। ये इफेक्टिव रेड कलर के लिए अपना रेशियो आ गया, और यहां से मैं पीएच भी लिखा देता हूं। प्रियल बेटा बस इसको इन्वर्ट कर दिया था, इसको इन्वर्ट कर देगा, कर देगी ना, इसको इन्वर्ट कर दो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, HIN अपॉन HIN 1 हो जाएगा, IN नेगेटिव अपॉन HIN हो जाएगा। बस इतना ही किया है। हाँ लिख लो लिख लो, लिखना है भाई जल्दी, ये आखिरी चीज है जो तुम्हें लिखना है इस चैप्टर में। 90% तो बेटा देखो इफेक्टिव रेड कलर दिखना है। देखो तुम्हारे पास दो चीजें हैं जो अलग अलग कलर की हैं, है ना, एक लाल कलर की, एक ब्लू कलर की। अगर दोनों को बराबर मिलाओगे तो तुमको लाल या ब्लू में से कोई एक कलर मिलेगा क्या, ये बताओ। नहीं मिलेगा। तो तुम चाहते हो कि तुमको इफेक्टिवली रेड कलर मिले, तो हम एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं ना कि अगर इफेक्टिवली तुम चाहते हो सॉल्यूशन में रेड कलर दिखे तो ये लगभग 90% होना चाहिए ना, भले ये 10% हो, लगभग 90% या उससे ऊपर होगा तो रेड कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बस तो वही किया अपन ने कि भाई ये रेड वाला पार्ट जो है ये टोटल का 90% या उससे ज्यादा हो तो अपने को रेड दिखता है। तो उससे अपन ने ये मैथमेटिकल एनालॉजी लगा के वैसे रेशियो निकाल दिया कि अगर ये 90% से ज्यादा रहना है तो ये रेशियो जो है वो 1/10 से लगभग छोटा ही रहेगा। 1/9 आता है, वो 1/10 ले लिया अपन ने अप्रोक्सीमेट, क्योंकि वो लॉग में 1/10 आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। लिख लिया सबने। अब देखो इससे कैसे पीएच आता है। तो सिंस KIN is equal to concentration of H plus into IN negative upon HIN, therefore concentration of H plus is equals to 1 upon KIN into IN negative upon HIN। नेगेटिव लॉग ले लो तो pH is equals to, तुमको मिल जाएगा pH is equals to PKIN
एक सेकंड, मैंने ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, जस्ट अ सेकंड, ये वाला स्टेप में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ आएगा के आई एन इंटू एच आई एन अपॉन आई एन नेगेटिव इज इक्वल्स टू एच प्लस। तो यहाँ पे देयरफॉर पी के आई एन प्लस लॉग ऑफ आई एन नेगेटिव, नेगेटिव लॉग था, प्लस ले लिया तो अंडर का रेशो जो है वो चेंज हो जाएगा। या चलो नेगेटिव लिख के रेशो, चलो लिख लो यार, इतने लिख लो। तो पी एच, तो सिंस जो अपना रेशो था आई एन नेगेटिव अपॉन एच आई एन इज 1/10, लिमिटिंग वैल्यू 1/10 थी, इससे कम होना चाहिए। देयरफॉर पी के आई एन -1 is equals to pH. तो for effective red, pH should be less than equal to pKIN -1. बेसिकली ये वैल्यू जो है 1/10 से छोटी होनी चाहिए, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम वैल्यू ली हमने, इससे छोटी लोगे तो नेगेटिव में वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो पीएच की लोअर लिमिट आ जाएगी पीकेआईएन -1। सिमिलरली ब्लू कलर के लिए करोगे तो रेशियो उल्टा होना चाहिए, उसमें पीकेआईएन प्लस होना जाएगा। हाँ मैं नहीं बता, लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। इसको भी लेस देन इक्वल टू लिख देते हैं, ठीक है। हाँ पर अगर बेटा बस इसके नीचे एक लाइन लिख दूं मैं, उसके बाद अपन अगले चैप्टर की हेडिंग लिख देंगे, है ना। बस एक लाइन लिखनी है अपने को, तो वो यहां से रेंज आ जाती है। बाकी जैसे पीएच की अपन ने बफर में रेंज निकाली थी ना, लगभग वैसे ही है। यहां तक लिखा सबने, है ना। बस एक लाइन लिख ले, फिर लास्ट स्लाइड दिखा दूंगा। हाँ मैं लास्ट स्लाइड दिखा दूंगा बेटा, एक सेकंड बस। तो सिमिलरली बस इतना लिख लो, सिमिलरली फॉर इफेक्टिव ब्लू कलर concentration of IN negative upon IN negative plus HIN should be greater than 90%। तो वहां से आपको जब सॉल्व करके लाओगे तो आपको मिल जाएगा कि IN नेगेटिव अपॉन HIN शुड बी ग्रेटर देन 9, जिसको अपन अप्रोक्सीमेट करके कर देंगे IN negative upon HIN greater than 10. Therefore, pH should be greater than equal to pKIN +1 for effective blue color। तो ये आपकी रेंज आ गई। रेड, ब्लू, pKIN -1 से pKIN +1, ये कलर ट्रांजिशन रेंज। इसके इधर इफेक्टिव रेड रहता है, इसके इधर इफेक्टिव ब्लू रहता है, बीच में जो है वो थोड़ा कलर ट्रांजिशन रेंज आएगा। ओके, हाँ मैं लास्ट 3 स्लाइड्स दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। आई शो दैट, आई शो द लास्ट 3 स्लाइड्स, डोंट वरी। ठीक है, लिखा सबने? मैं पिछली स्लाइड्स दिखा दूं? बिल्कुल। ये सेकेंड लास्ट स्लाइड,
और ये थर्ड लास्ट स्लाइड, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट स्लाइड। और अगर किसी को देखना हो तो ये फोर्थ लास्ट स्लाइड। ठीक है, श्रेष्ठ बेटा ब्लू वाली कौन सी? तो 2-3 पेजेस रख लो अपने पास। ये लास्ट स्लाइड है, चैप्टर हमारे लिए यहाँ पे ओवर है। इसके बाद जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो नए साल में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई। दो तीन पेजेस सेव कर लेना। और किसी ने पूछा था, मैं बता देता हूं कि कौन सा चैप्टर आप मतलब यूज आ सकता है। देखो मोल तो काम आता ही है, वो तो सब जगह काम आएगा। गैसियस स्टेट की कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक। रियल गैसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आइडियल गैसेस के बारे में बीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज, आर की वैल्यूज वगैरह, ये आपको रिवाइज करना है ना, प्री रीड करके आना है। ठीक है, चैप्टर की इंट्रोडक्शन जो है थर्मोडायनेमिक्स में, चैप्टर का इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वर्क के कैलकुलेशन शुरुआत में कुछ दिए हुए हैं, वो प्री रीड करके आना है। ठीक है, चलो भाई, तो अगले साल जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो ये होगा, है ना। इट्स अ गुड चैप्टर इन टर्म्स ऑफ, मतलब तुम्हें समझने के लिए बहुत कुछ रहेगा, तो थोड़ी मेहनत लगेगी, बट अच्छा चैप्टर है, समझ लोगे तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं आएंगे। ओके, तो आयनिक में रिवीजन करते रहना है, जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। आयनिक के लिए रिवीजन इज द की। थर्मो में प्री रीडिंग में बताऊंगा, वो करना रहेगी। ठीक है बच्चों, चलो तो मजा आया, मिलते हैं भाई। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।